Hello students, and this is the second lecture of the income tax law and practice, and this is a continuation of introduction of income tax. So as I discussed with you in my objectives of in my previous lecture, the basic of income tax, importance and history of income tax in India. So basically in that particular session I discussed with you the इन बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। टैक्सेस क्या होते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया में जो टैक्सेस है उनकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। तो एज आई टोल्ड यू दैट द टैक्स इज व्हाट इज द टैक्स इज बेसिकली फाइनेंशियल चार्ज विच इज imposed by the government to on income, commodity and activities, and government imposes two types of taxes, namely direct taxes or indirect taxes, which I already discussed with you. So basically brief history of income tax की अगर हम बात करें तो in India the tax it was introduced for the first time in 1860. In 1860, in the year of 1860, by Sir James Williams, in order to meet the losses and sustained by the government on account of military mutiny 1857। तो 1857 में जो गवर्नमेंट के जो लॉसेस हुए थे, मिलिट्री के जो लॉसेस हुए थे गवर्नमेंट मिलिट्री के, उनको रिकवर करने के लिए जो गवर्नमेंट है 1860s में जेम्स विलियम्स के द्वारा टैक्सेस की जो धारणा है वो यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखी जाए तो लेकर आई थी। एक टैक्स लॉज इसमें बनाए गए थे, बट उसके बाद 1980s न्यू इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड एंड अगेन इट वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू एक्ट व्हिच वाज पास्ड इन 1922। तो 1918 में जो है टैक्स एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ जो उस समय की जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद फिर 1922 में फिर एक और एक्ट जो है वो पास किया गया, तो उसने उसको रिप्लेस किया। देन रिमेन इन फोर्स ऑफ द असेसमेंट ईयर 1961 एंड 62। उसके बाद फिर और चेंजेस हुए 1961 में, और इट इज जिसको हम 1961-62 के नाम से जानते हैं, और वो बहुत सारे अमेंडमेंट के साथ जो है फिर एक्ट लाया गया। तो इस तरीके से इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फाइनली द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसको हम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 which was passed in the year of 1961, and then the income tax act 1961 has been brought into the force with effect from the 1st April 1962। तो जो एक्ट था 1961 उसको 1 अप्रैल 1962 से अप्लाई किया गया, एंड इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एंड सिक्किम इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो उस समय के टाइम के हिसाब से हम देखें तो जो एक्ट है हमारा, जो इनकम टैक्स एक्ट है, वो किस नाम से जाना जाता है, 1961 के नाम से जाना जाता है। और जो रूल्स होते हैं वो इनकम टैक्स रूल्स जो होते हैं वो 1962, क्योंकि 1 अप्रैल 1962 से it was started. So since 1962 several amendments of far-reaching natures and have been made in India in income tax एक्ट बाय द यूनियन बजट एवरी ईयर्स। हर साल फिर जब यूनियन बजट पास किया जाता है उस यूनियन बजट में फाइनेंस एक्ट लाया जाता है, फाइनेंस बिल जिसको हम कहते हैं, और फिर फाइनेंस बिल को पास करने के बाद जो है उस पर्टिकुलर ईयर में फाइनेंस कमेटी के पास जाता है, और फिर फाइनेंस कमेटी इसको पास करती है और जो न्यू रिजीम्स ऑफ टैक्स स्लैब्स होते हैं उनको लागू किया जाता है। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली हर साल जो है बहुत सारे टैक्सेस जो रेट है या कई बार जो नेचर है उसका वो चेंज होता रहता है। तो एट प्रेजेंट द इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न्स द इनकम टैक्स इन इंडिया एंड इट प्रोवाइड्स फॉर लेवी द एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे टैक्सेस को गवर्नमेंट जो है लागू करती है, और इससे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्शन और रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स जो है वो इसके एक्ट के अकॉर्डिंगली किए जाते हैं। तो इनकम टैक्स लॉज comprises of income tax act 1961 and income tax rules 1962, notification and circulation issued by the CBDT। CBDT का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये बेसिकली जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, यानी कि जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं, वेल्थ टैक्स पे करते हैं, वो सब सीबीडीटी के अंदर में आते हैं, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो पर्टिकुलरली इस सेक्शंस को देखती है उसको हम कहते हैं। एनुअल फाइनेंस एक्ट इसमें लाया जाता है। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री है, ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो
इसमें हम देखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अंडर द डायरेक्ट टैक्सेस पर्सन पेज द टैक्स बियर्स द बर्डन्स ऑफ द इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। तो जितने भी इनकम टैक्स होते हैं या वेल्थ टैक्स होते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में हम लोग पे करते हैं। और वाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो पर्सन्स हु पे इनडायरेक्टली एंड शिफ्टेड द बर्डन्स ऑफ द पर्सन्स हु कंज्यूम द गुड्स। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं वो इनडायरेक्टली उनके ऊपर इनको परस्यू कर दिया जाता है। सो इज दैट अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो टैक्स है वो 1860s में सर विलियम्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे देश में। उसके बाद 1918 में आया, फिर 1922 में इसको पास किया गया। उसके बाद जो रिप्लेस किया गया 1961-62 जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है हमारा बना, उसमें हम इसको देखते हैं। तो जितने भी उसके बाद जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर रूलिंग ट्रिब्यूनल जो भी होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो एज इंट्रोडक्शन, इनकम टैक्स इज वन ऑफ द form of direct taxes and it is imposed by the on the income of every person, whether he as a professional or non-professional person, he is a salaried person or non-salaried person, and it is an area of practice of company secretaries also there. And it is basically expected from the students of the company secretary and the students from the graduate like you the BBA students who studies the income tax act. So basically, and total income and derived from the total income, one must know certain the concept of the income tax. Then these are related to the person and residential status and assessment year, previous year and etc. बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम इनकम टैक्स में देखते हैं। तो इनकम टैक्स जो है बहुत चीजों को हम कवर करेंगे। अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइड में कि इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में देना होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 जिसको हमें समझना होता है, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो बेसिकली जो कैलकुलेशन होती है वो आपकी उसको देखा जाता है। इनकम टैक्स रूल्स हमें यहाँ देखने पड़ेंगे थोड़े से, जिनको इनकम टैक्स रूल्स 1962 कहा जाता है। देन फाइनेंस एक्ट क्या होता है? फाइनेंस एक्ट क्या होता है? बेसिकली फाइनेंस एक्ट जो है एवरी ईयर जो गवर्नमेंट यूनियन बजट लेकर आती है उसमें जब यूनियन बजट को हम पास करते हैं तो साथ में यूनियन बजट के साथ फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस बिल भी पास किया जाता है हर साल। जैसे कि अभी आप जो पढ़ेंगे फाइनेंस बिल 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का होगा, जो असेसमेंट ईयर होगा आपका 2020-21 असेसमेंट ईयर का आप देखेंगे। तो सर्कुलेशन नोटिफिकेशन जो है ये पास किए जाते हैं बाय द CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। फिर लीगल डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स अगर कोई होते हैं, कोई जी कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके टैक्सेस में या आपसे कोई भी, तो फिर लीगल नोटिस या डिसीजंस होते हैं वो CBDT के द्वारा आपको दिए जाते हैं। फिर गवर्नमेंट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी अगर आप कहीं किसी की शरण लेते हैं कोर्ट की या किसी में पिटीशन करते हैं तो उसके जो लॉज होते हैं फिर उनको हमें इसमें जाना होता है। देन इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया बहुत ब्रीफ में थोड़ा सा और आपको थोड़ा बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो कैसे काम कर रहा है। तो एट प्रेजेंट द इनकम टैक्स एक्ट 1961 which governs the income tax in India and it provides for levy, administration and collection and recovery of income tax. Then income tax rules. So administration of direct taxes is looked after the Central Board of Direct Taxes यानी कि CBDT जो संस्था है उसके द्वारा इसमें देखा जाता है। The CBDT is empowered to make rules for carrying out the purpose of the act and for the purpose of administration of the income tax. तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को देखती हैं और इसमें जो कलेक्शन या रिकवरी का जो पार्ट है वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो एज द CBDT फ्रेम रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दीज रूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इनकम टैक्स रूल 1962। तो जितने भी रूल्स हैं वो बनते हैं और उनको फिर 1962 एक्ट में आते हैं, इस कारण से इसको हम इसमें रखते हैं। फाइनेंस एक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, तो एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट of India present the union budget to the parliament, and once the finance bill is approved by the parliament then gets assent of the president in India, so it becomes a finance act। तो बिल जो है जिसको हम यूनियन बजट कहते हैं उसको फाइनेंस बिल के रूप में हम पास कराते हैं उसके पार्लियामेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट उसमें जब अपनी कंसर्न देता है तो वो यूनियन जो है उसको फिर फाइनेंस एक्ट के नाम से कहा जाता है। सर्कुलेशन एंड या सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सर्कुलर्स आर इशूड बाय द CBDT
from time to time to deal with the certain specific problems and clarify the doubts regarding the scopes and meaning of provisions. And these circulars are issued for guidance of the officers and SSC. जो भी circular या notifications होते हैं वो सीबीडीटी के द्वारा इशूड किए जाते हैं टाइम टू टाइम। कोई भी जो डाउट्स होते हैं उनको, प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई डाउट्स करने के लिए, स्कोप्स एंड अदर थिंग्स को, प्रोविजंस को क्लियर करने के लिए, इंडिविजुअल्स या जो भी जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनसे रिलेटेड। देन लीगल डिसीजन ऑफ द कोर्ट भी इसमें कंसिडर किए जाते हैं। तो जुडिशियल प्रोक्योरमेंट या प्रोनाउंसमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द रूलिंग एंड अदर ट्रिब्यूनल्स में भी अलाउड। तो अब बात आती है व्हाई शुड आई पे टैक्स। हिस्ट्री के बाद अगर हम बात करें कि हम टैक्स क्यों पे करते हैं, तो बेसिकली दिस क्वेश्चंस विल अराइज बाय द पीपल्स एंड रेज बाय द क्वेश्चंस व्हाई शुड आई पे द टैक्स, हम टैक्स क्यों पे करें, ये क्वेश्चंस आपका अराइज होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप देखते हैं। तो बेसिकली इसमें आर्ग्यू दिए गए, आई हैव टू पे माई फूड फॉर माई फूड, यानी कि हम खाने के लिए, जो हम खाना खा रहे हैं वो कहाँ से मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट, अगर हम देखें तो जैसे कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो की जाती हैं, है ना, तो वहाँ से गवर्नमेंट इसे पे करती है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें हम देखते हैं। या फॉर मील, ट्रेवल्स है, और मेडिकल ट्रीटमेंट है, फॉर ऑइंग द व्हीकल्स, नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स बट आल्सो व्हीकल टैक्स व्हाट नॉट। अगर हम व्हीकल खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स देने पड़ते हैं, या हम रोड पर चलते हैं उसमें रोड टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें टैक्सेस के रूप में हमें पे करनी पड़ती है, क्योंकि हमें उन चीज़ों को यूज करना होता है। अगर हम टैक्सेस नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, तो हमें ये सारी सुविधाएं भी नहीं मिलती है। चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, इतना बड़ा स्टाफ्स होता है और फी वहाँ पर नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जनरली जो है ट्रीटमेंट वहाँ किए जाते हैं। अब वही चीज़ अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आप देखते हैं कि लाखों रुपए के बिल आपके बन जाते हैं। तो ये कारण है। जैसे फूड है, यानी कि फूड सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है ना, या RTE है, राइट टू एजुकेशन की बात हम करें तो अप टू 14 ईयर्स ऑफ चाइल्ड, जो हर एक बच्चे को फ्री एजुकेशन या एजुकेशन देना जरूरी है। तो गवर्नमेंट उन सब चीज़ों को देखती है और यहाँ से फिर उनको पे करती है। इवन ऑन माई रोड, मैनी रोड्स, एंड वन हैज टू पे ऑल टोल टैक्स। अगर आप देखते हैं तो टोल टैक्स भी आप पे करते हैं। So they also say that if we compare with the countries like US and UK, the people get social securities as also medical facilities virtually without any cost. But in India does not offer such facilities without any cost. तो इस तरह पे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है, इसलिए हमें टैक्स भी पे करना चाहिए। वाई शुड आई पे टैक्स की अगर हम बात करें तो ये इसके रीजन हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डायग्राम्स के थ्रू भी हम दिखा रहे हैं आपको। आपको फूड की बात करें तो फूड के लिए, यानी कि जो हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, अंत्योदय योजना बहुत सारी चलती हैं, जिसमें पब्लिक को, जो BPL फैमिलीज हैं, APL फैमिलीज हैं, तो राशन कोटे के द्वारा बहुत सारा राशन प्रोवाइड किया जाता है ना। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ आती हैं। रोड टैक्सेस हैं, एयर लिफ्टिंग है, रेलवे है, सड़कें हैं, डैम है, बिजली है, पानी है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, मेडिसिन हैं, है ना, टेलीफोन है। ये सब सुविधाएं को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को फंड की जरूरत पड़ती है, और इन फंड को कलेक्ट करने के लिए फिर उसको टैक्सेस जो है गवर्नमेंट को पब्लिक पे लगाने पड़ते हैं, चार्जेस करने पड़ते हैं। तो दैट्स वाई हमें टैक्सेस पे करने चाहिए। तो आई होप you understand. So thank you very much, and